भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और आपसी प्रतिस्पर्धा, ये सब पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं? चारों। पुनर्जागरणवादी चेतना के पश्चात, कब हुई पुनर्जागरणवादी चेतना? एक एक शब्द का अर्थ जानना है। कब हुई है भाई? 1350। पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली से। क्यों हुआ? व्यापार की प्रतिस्पर्धा के कारण। पता है कि नहीं? वहां से नई भौगोलिक खोजें शुरू हुई, तर्कों का महत्व बढ़ता चला गया, धर्म का प्रभाव कम हो गया, धर्म तंत्र खत्म हुआ और कौन सा तंत्र आया? लोकतंत्र आया, आधुनिक तंत्र आया। पुनर्जागरणवादी चेतना के पश्चात यूरोप में नई भौगोलिक खोजों, ये डच नहीं है ना, यूरोप में क्या नई भौगोलिक खोजों, क्या खोजें? पहले 1492 में कोलंबस ने वेस्ट इंडीज के द्वीपों को खोजा। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। 1502 में अमेरिगो वेस्प ने दक्षिण अमेरिका को खोजा। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का तट, किसका तट? उसी के नाम पर क्या रखा गया? अमेरिका रखा गया। फिर अमेरिका दो भाग में बटा, उत्तर अमेरिका और उत्तर अमेरिका के ब्रिटेन यूएसए में कौन बसे? ब्रिटेन के लोग। उन्होंने क्या बसाया? न्यू इंग्लैंड। और कनाडा में फ्रेंच बस्ती बस गई। ब्राजील और अर्जेंटीना में स्पेन के लोग। पुर्तगाली कहाँ आए? भारत। पुर्तगालियों के बाद भारत कौन पहुंचे? डच। फिर कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेज इसके पहले तक कहाँ रहे? अमेरिका में। अमेरिका में उन्होंने एक नया इंग्लैंड बसाया था, और फ्रांस वाले भी वहीं पर दिमाग लगा रहे थे। बाद में फिर उन्होंने यहाँ दिमाग लगाना शुरू किया। जब वो लोग यहाँ आए तो ब्रिटिश कंपनी ने इन दोनों को हटा दिया। पुर्तगालियों को कहाँ केंद्रित कर दिया? और डचों को मसाला द्वीप, है ना। और ब्रिटिश लोगों ने पूरा राज्य बनाया। फ्रांसीसियों को कहाँ केंद्रित किया? पांडिचेरी। पुनर्जागरणवादी चेतना के पश्चात यूरोप में नई भौगोलिक खोजों एवं वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद का मतलब क्या? अधिक से अधिक व्यापार से लाभ कमाना। व्यापार से अधिक क्या कमाना? लाभ कमाने की सोच, या वाद मतलब क्या होता है? विचारधारा को बढ़ावा मिला और नए नए क्षेत्रों की खोज हुई। जैसे स्पेनिश नाविकों, स्पेनिश नाविक यानी स्पेन के नाविक लोग। ये वास्को डी गामा भी क्या है? नाविक है। कोलंबस भी नाविक था। स्पेनिश नाविकों द्वारा अमेरिका, कोलंबस 1492, पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और इस प्रकार पश्चिम अमेरिका से, इस प्रकार पश्चिम मतलब कौन? अमेरिका। और पूर्व में कौन है? भारत तक एक व्यापारिक नेटवर्क बन गया। अमेरिका से लेकर कहाँ तक? भारत तक। और बीच में कौन है? ब्रिटेन है। यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक। पश्चिम में अमेरिका, किसके पश्चिम में? ब्रिटेन के। और पूर्व में कौन? भारत, किसके? ब्रिटेन के। तो पश्चिम से पूर्व तक एक व्यापारिक नेटवर्क की क्या हुई? स्थापना हुई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां जो भी बातें लिखी गई वो सब आपको मालूम है। आगे चलकर अमेरिका से प्राप्त कीमती धातु के कारण ही, सही है, यूरोपीय कंपनी के लिए एशिया से व्यापार का संचालन क्या हुआ? संभव हुआ। क्योंकि इतना सोना चांदी और कीमती पत्थर उनके पास नहीं था। वो उन्होंने धीरे से कहां से लाया? अमेरिका से। और ला करके भारत में दिया, और यहां से मसाला लेकर गए। ऐसे ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी भी आपको पता है। प्रारंभ में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने जब मालाबार तट पर कौन सा बंदरगाह? कालीकट। कौन सा बंदरगाह? उस समय केरल का राजा कौन था? जमोरिन। मालाबार तट पर लंगर डाला तो अरब के व्यापारियों ने उनका क्या किया? पता है ना? पता है। लेकिन केरल के राजा जमोरिन ने उन्हें व्यापार की और संरक्षण प्रदान किया। जब वास्को डी गामा
तब वहां वास्को डी गामा नहीं, भारतीय मसाले का महत्व सिद्ध हुआ, ऐसा होना चाहिए। 1509 में फ्रांसिस डी अल्मीडा है, वो अल्मोड़ा लिखा है, फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी, ये इस पर बात हुई है हमारी, पहले हुई है ना। डी अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगाली गवर्नर का पद स्थापित हुआ। गवर्नर समझ में आया, आया कि नहीं, किसको बोलते हैं गवर्नर तो, हाँ जी। और पुर्तगालियों ने हारमुज जल संधि कहां पर है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि है, हारमुज जल संधि, कल दिखाया था मैंने। हारमुज जल संधि पर अरब व्यापारियों को किसने पराजित किया, पुर्तगालियों। कौन से गवर्नर, अल्मीडा ने, करके उस पर कब्जा कर लिया, कर लिया। अल्मीडा के बाद में अल्बुकर्क आएगा। 1510 में अल्मीडा का उत्तराधिकारी कौन बनकर आया, अल्बुकर्क क्या बनकर आया, पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, और उसने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। ये बात आपको पहले से पता है कि नहीं, बीजापुर के शासक से क्या छीना। इसके पहले 1509 में भटकल द्वीप पर व्यापार करने की अनुमति कृष्णदेव राय ने दे दी थी ना, बीजापुर से गोवा छीन लिया। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय से समझौते के तहत, और आगे चलकर गोवा पर क्या कर लिया, कब्जा करने के अलावा उन्होंने भारत के दक्षिण के अधिकांश तटों पर कब्जा कर लिया। किसने, पुर्तगालियों ने। कितने साल तक शासन करते रहे व्यापार, 100 साल लगभग। तब नया कौन आएगा, डच आएंगे 1500। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ बनाने की, कौन कैसे आता है, कैसे अरबों को हारमुज जल संधि पर पराजित करते हैं, क्यों पराजित कर पाते हैं, वो हमने सब बता दिया। गोवा पर कब्जा करने के अलावा उन्होंने भारत के दक्षिण के अधिकांश तटों पर कब्जा कर लिया और अपना विस्तार करते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया में कहां पर, मलक्का जल संधि पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। किन्ने, यानी पुर्तगाली केवल हारमुज जल संधि को कब्जा नहीं किया, केवल भारत पर आसपास कब्जा नहीं किया दक्षिण के, बल्कि कहां पहुंच गए, इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर भी पहुंच गए। और मलक्का जल संधि जो है, जो सुमात्रा और कौन से द्वीप के बीच है, मलेशिया यानी मलय प्रायद्वीप, मलेशिया और किसके बीच, सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, मलक्का जल संधि है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मैंने मलक्का जल संधि आपको दिखाई थी, याद है, कौन सी, ये यहां पर, ये वाला द्वीप का नाम क्या है, सुमात्रा द्वीप, और ये वाला द्वीप का नाम मलय प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, मलय प्रायद्वीप। इन दोनों के बीच में यहां पर एक जल संधि, यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, मलक्का। कौन सी जल संधि है, ये मलक्का जल संधि। इस मलक्का जल संधि के पास ये कौन सा द्वीप है भाई, सुमात्रा, और ये वाला जावा द्वीप है। और एक जल संधि हमने देखी थी, कौन सी, हारमुज। हारमुज जल संधि कहां पर है, ये वाली खाड़ी का नाम क्या है, फारस की खाड़ी, और ये ओमान की खाड़ी, और इन दोनों के बीच में जल संधि का नाम हारमुज, यही हारमुज जल संधि। अब उन्होंने केवल यहाँ हारमुज जल संधि पर कब्जा नहीं किया, केवल भारत के यहाँ गोवा से लेकर के कोच्चि है ना, माहे, ये पूरे एरिया पर कब्जा नहीं किया, दूसरा, बल्कि वो यहाँ तक पहुँच गए, तीसरा। यानी इस पूरे एरिया पर उनकी तूती बोल रही है, और उसका एकमात्र कारण उनके पास क्या थी, नौसेना मजबूत है। जहाज से माल जा रहा है, लेकिन समस्या क्या है, माल यहां से होकर के ऐसे जाएगा, यहां पहुंचाना, यही पुर्तगाल है, यही है कि नहीं, यहाँ पर। अब इतना लंबा चौड़ा रास्ता बड़ा कठिन, बाद में एक नया रास्ता खोजा गया, यहां से नया रास्ता खोजेंगे ना, यहाँ पर एक जल संधि बनेगी, कौन सी, जिब्राल्टर। फिर ये कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर में फिर यहाँ पर एक और जल संधि, कौन सा, स्वेज नहर बनाएंगे। ये स्वेज नहर कब बनेगा,
जब गांधी जी क्या होंगे, पैदा होंगे। गांधी जी तभी पैदा हुए ना, कब? अब यहाँ पर एक नहर बन गई, कौन सी? स्वेज नहर। और इस स्वेज नहर के बन जाने के बाद, स्वेज नहर और ये जिब्राल्टर। अब सोचो आप कि ये जो जिब्राल्टर है, ये उस समय यहाँ पर एक जिब्राल्टर नाम का शहर है। कौन सा शहर? इस जिब्राल्टर नाम के शहर पर कब्जा कर लिया ब्रिटेन ने, और आज भी जिब्राल्टर उसी का है। किसका है? ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन वालों ने जब पूरे इस एरिया पर अपना कब्जा जमाया, तो उन्होंने कहा इतना लंबे चौड़े एरिया से जाना कठिन काम। उन्होंने पहले इस जिब्राल्टर पर अपना कब्जा जमाया, वो शहर बसाया, वहाँ पर उसके सैनिक रहने लगे। अब उसका जहाज यहाँ से चलेगा, यहाँ से जिब्राल्टर से भूमध्य सागर होकर। अब ये नहर बनानी थी, कौन सी? उसने खुद ही बना दिया। उसने बोला कि हमारे पास पैसा है, हम बना देते। तो स्वेज नहर भी कौन बनाया? ब्रिटेन ने बनाया। और ब्रिटेन ने बना करके अब वो यहाँ से धीरे से यहाँ पहुँच गया। देखो रास्ता छोटा हो गया, उसका माल अब आसानी से पहुँच जाएगा। उद्देश्य क्या है भाई? यही उद्देश्य है। पहले से ही सोचना ऐसा है। उसने कहा कि थोड़ा पैसा लगा के मैं नहर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना व्यापार कर लेंगे उतने में तो आधा हो जाएगा। तो सीधा रास्ता खोजा, कौन सा नहर? स्वेज नहर। समझ में आई बात? तो स्वेज नहर बना दिया। किसने बनाया? ब्रिटेन ने। अब जब ब्रिटेन का कब्जा हो जाएगा तब आगे बात करेंगे। तो ज्योग्राफी भी आना जरूरी है, बिना ज्योग्राफी के काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ोगे तब हिस्ट्री समझ आता है। ओके चलो, अभी तो जितना काम का है उतना तो समझा ही देते हैं, और बहुत अंदर जाकर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जितने जितने काम के हैं उतना जानो। ये जल संधि का नाम हारमुज, ये अंदर वाली खाड़ी का नाम फारस की खाड़ी, इधर ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में यहाँ कौन से व्यापारी है? अरब व्यापारी। ये पुर्तगाल है, इसके बगल में कौन है? स्पेन। और यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? ये ब्राजील है, और इधर में नीचे अर्जेंटीना। और यहाँ ब्रिटेन के लोग यहाँ जाएंगे, कनाडा और न्यू इंग्लैंड रीजन में, अमेरिका में। ठीक है, नया नया खोजा, नहीं तो इनके पहले इन्हीं का एरिया पूरा जाना गया था। अब और जान लो, इस पूरे महाद्वीप का उत्तर का एरिया यानी इधर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा जाना गया। बीच वाले हिस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ बहुत घने जंगल, और इधर घने जंगल, और इधर में बड़े बड़े मरुस्थल, इसलिए इसके बीच में कोई घुसना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर यहाँ की लोकल ट्राइब्स रहेगी, लोकल ट्राइब्स। अब आप सोचो कि यहाँ का व्यक्ति यहाँ जाकर के बस जाएगा, तो आप दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम में गोरे लोग देखते हो, कैसे लोग, लेकिन आधे काले भी मिलेंगे। रबाडा, जानते हो कि रबाडा को? है ना, कागिसो रबाडा, वो काला मतलब ट्राइब्स है वहाँ की, है ना, निग्रोइड प्रजाति के। तो यहाँ बस गए वो लोग आकर, कौन? ब्रिटेन वाले। ब्रिटेन वाले कुछ लोग यहाँ बस गए। बाद में वो देश आज़ाद हुआ, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा निग्रोइड होगा। तो आप देखना दक्षिण अफ्रीका का प्रधानमंत्री कभी भी गोरा व्यक्ति नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, इसके अंदर की कहानी बाद में जानेंगे, अभी तो इतना जानो। नहर बनाना जरूरी था कि नहीं? जरूरी था। क्यों? हमारा उद्देश्य पहले से तय है, ऐसे ही सोचना है। अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ओह कहाँ गया? समझौते के आगे चलकर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार हिंद महासागर में, कहाँ पर? हारमुज से लेकर मलक्का जल संधि तक सभी पर कब्जा किसका हो गया? पुर्तगालियों का, है ना, कर खुले समुद्र की नीति का उल्लंघन किया। यानी उन्होंने कहा यहाँ से कोई भी अब व्यापार करेगा तो सारा कब्जा किसका है? हमारा है। ऐसा किसने बोला? ये पूरा का पूरा महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर में ये हारमुज, ये पूरे भारत के नीचे, और ये मलक्का तक, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर पर किसका कब्जा हो गया? और पुर्तगालियों ने एकाधिकार कर लिया। क्या कर लिया? ये लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। एकाधिकार इसलिए कर लिया क्योंकि उनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। अब उन्होंने कहा कि यहाँ से जो भी आदमी इधर व्यापार करेगा
पहले हमको टैक्स देगा फिर जाएगा, जबकि खुले महासागर की नीति के तहत किसी भी महासागर के क्षेत्र पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, वो सबके लिए खुला रहता है, उसको बोलते हैं खुले सागर की। तो खुले सागर की नीति का उल्लंघन किसने किया, समझ गए हो। बस यहाँ थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, फिर आगे तो काम जल्दी हो जाएगा। कब्जा करके एकाधिकार करके खुले समुद्र की नीति का क्या किया, उल्लंघन किया। और यहाँ से यदि कोई भारतीय व्यापारी माल लेकर जाता था तो उसे कार्टेज, कार्टेज यानी परमिट किससे लेना पड़ता था, पुर्तगालियों से। जैसे अभी आपने कई बार सुना होगा कि नदियों से रेत निकाली जाती है, तो रेत निकालने के लिए क्या चाहिए, कार्टेज यानी परमिट चाहिए होती है। इसके पहले एक नया शब्द सुना था, दस्तक, याद है। अब पता चला कि अधिकार पत्र था व्यापार करने के लिए बंगाल में, किसने दिया था, फर्रुखसियर ने। कब दिया था, 1717 में दिया था। और उसी दस्तक का बाद में होने वाला है दुरुपयोग, बात करेंगे। अब दस्तक आ गया, पिछले बार पता चला कि कॉर्टेज आ गया। क्या आ गया, तो लोगों ने लिखना शुरू किया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे कॉर्टेज बने। समझते हो कि नहीं, तो वो कॉर्टेज नहीं है, ये क्या है, कॉर्टेज परमिट है। कहाँ से, हिंद महासागर से कोई भी अगर भारतीय व्यापारी क्या करेगा, व्यापार करेगा, तो पुर्तगालियों को क्या देना पड़ेगा, से परमिट लेना पड़ेगा। और परमिट लेंगे तो उसके बदले क्या लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और अगर आपने परमिट नहीं लिया तो उसका माल को लूट लिया जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने कौन सी प्रणाली शुरू कर दी, अब लूट प्रणाली शुरू करने वाले कौन। अब सोचो ऐसे कि ये भारतीय व्यापारी लोग पुर्तगालियों से खिन्न होंगे कि नहीं भाई, बिल्कुल। धीरे धीरे करके वो पुर्तगालियों से खिन्न होना शुरू करेंगे। पुर्तगालियों से खिन्न होने का एक कारण उनके द्वारा व्यापार पर एकाधिकार करना, और दूसरा धर्म परिवर्तन। उन्होंने धीरे धीरे करके भारतीयों को क्या बनाना शुरू किया, इससे भारतीय लोग अब धीरे धीरे पुर्तगालियों को क्या होने लगेंगे, विरोधी होने लगेंगे। इसीलिए कई बार ऐसा होगा कि मुगल सम्राट लोग, मुगल सम्राट विशेषकर शाहजहां, शाहजहां ने बंगाल में पुर्तगालियों का दमन किया था, ऐसा कभी पढ़ा था हमने। किसने, शाहजहां ने। और औरंगजेब जब तक रहा तो उनको भटकने नहीं दिया ज्यादा, किसने, किसको, पुर्तगाली। लेकिन पुर्तगालियों को हटा दिया जाएगा, अब एक नई कंपनी आएगी, कौन, डच। और डच के बाद अंग्रेज, दोनों लगभग लगभग 5 साल के अंतर में आ गई, 5 साल के ना। देखो आगे चलकर दक्षिण भारत के हिंदुओं को क्या ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया, किन्ने। और जब बंगाल के मुसलमानों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया पुर्तगालियों ने, तो किसने, शाहजहां ने उन्हें बंगाल से खदेड़ दिया। इस प्रकार पुर्तगालियों का भारतीय व्यापारियों यानी आम जन से क्या प्रारंभ हुआ, विरोध प्रारंभ हो गया। और आगे 17वीं शताब्दी के आरंभ में, 17वीं शताब्दी का आरंभ कब से होगा, 1600 से, 1600 से होगा, है ना। और 1699 तक जाएगा, कौन सी शताब्दी, 17वीं। 1699 में खत्म होगी ना, 1700 लग जाएगा तो 18वीं शताब्दी हो जाएगी। 17वीं शताब्दी के आरंभ में आए डच, और कौन, डच वैसे 5 साल पहले ही आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। डच और ब्रिटिश कंपनियों को आगे बढ़ने का क्या मिला, क्यों बढ़ने का मौका मिला इनको, क्योंकि इनका भारतीयों के साथ में विरोध हो गया था, किसका, पुर्तगालियों का। तो भारतीयों का समर्थन किसको मिल जाएगा, डच और ब्रिटिश को मिलना तय मिलेगा ना। और धीरे से पुर्तगालियों का विरोध शुरू होगा, तो आने वाली कंपनियों के लिए पहले से माहौल अच्छा बना हुआ है, क्योंकि एक कंपनी रहेगी तो क्या करेगी, शोषण करेगी, सही है। तो अगर नीचे एक ही दुकान खुली है केक पार्लर की, तो वो शोषण कर सकता है। तो जब आप बार बार शोषण होगा आपका कि वो महंगा माल देगा, तो आपका दिमाग वैसे ही खराब रहेगा। जैसे ही नया वाला खुलेगा तो आप उसके पास जाओगे और बोलोगे भाई जी आपने सही किया
कि आपने सही खोला है, हम आपसे ही खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगा देता है। तो देखो उसके लिए क्या बन गया, माहौल बन जाएगा। उसके लिए क्या बनेगा, माहौल बनेगा कि नहीं। तो व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे सोचा जाता है, वो यहाँ से पता चलेगा। और जहाँ अब हमको ये बात समझ में आई कि भूगोल पढ़ लेते हैं तो इतिहास सरल, और इतिहास पढ़ लेते हैं तो इकोनॉमी सरल नहीं। इसीलिए सीधे मैं इकोनॉमी पढ़ाना शुरू करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एक एक कदम क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सही है। तो माहौल पहले से बना हुआ है किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। किसके लिए बना है, और वो अंग्रेज एक दिन ऐसा माहौल बनाएंगे, क्योंकि आप तो पहले से उनके पक्ष में थे, तो वो कहेंगे कि हम आपको आधुनिक बनाने आए, तो आप और खुश हो जाएंगे, अरे हाँ सही में अपना ही भाई है, क्या बनाने आया है, आधुनिक। धीरे धीरे वो आपको कंगाल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये बातें अभी हमको समझ में आ रही है, अगर हम भी उस समय रहे होते ना तो हमको नहीं समझ में आती। कुछ बात समझ रहे हो कि नहीं। ये बात तो दादा भाई नौरोजी को जल्दी समझ आ गई, क्योंकि वो रहते थे ब्रिटेन में। कहाँ, ब्रिटेन में पढ़ने गए थे, उस समय युवा थे, तो पढ़ लिख लिया थोड़ा वहां के लड़कों के साथ में, तो दादा भाई नौरोजी को जल्दी से समझ में आ गया कि अरे ये तो क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं, धन का क्या कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं। ये बात समझ में किसको आ गई, फिर बात समझ में आ गई आरसी दत्त को। अभी मैंने नाम लिखवाया था, है ना, एक उन्होंने पुस्तक लिखी क्या, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, उसमें भी उन्होंने यही बात बताया। ये दो लोगों को बड़ा जल्दी समझ में आया। इन लोगों ने सबको समझाना शुरू किया, अपने लोगों को, अपने जितने दोस्त यार थे, धीरे धीरे करके माहौल बनना शुरू हुआ। और एक बार ऐसा माहौल बना कि 1885 में कांग्रेस बन गया। क्या बन गया, लेकिन ये बात किनको समझ में आएगी, एक अनपढ़ व्यक्ति को, बिल्कुल नहीं। जिनको शोषण हो रहा है उनको, और शिक्षित व्यक्तियों। इसलिए कांग्रेस जब बनाएंगे तो केवल शिक्षित लोग रहेंगे उसमें, अनपढ़ व्यक्ति कभी कांग्रेस में गया ही नहीं। वो तो जाएगा कब, 1885 के बाद 1935 में, 1935 में वो कांग्रेस के दरवाजे तक पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस उसके दरवाजे तक पहुंचेगी गांव में, और गांव में जाकर के अपना अधिवेशन करेगी। तब गांव वालों को समझ में आएगा कि अंग्रेज क्या कर रहे थे। ठीक है, गांव वालों को पहले से भी शोषण का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। पहले भी तो शोषण हो रहा था उनका, उनका हजारों साल से शोषण हो रहा है गांव वालों का, किसानों का। अरे उस समय राजा महाराजा शोषण कर रहे थे, अब शोषण करने वाले लोग बदल गए बस, बाकी उनका शोषण ज्यों का, उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। पहले शोषण करने वाले राजा होते थे, फिर राजा के बाद में जमींदार हो गए, और जमींदार के बाद अंग्रेज हो गए। उनको वही जहाँ के तहाँ थे, उनको पता नहीं चल पा रहा था कि हो क्या रहा है। बस उनको ये मालूम था कि अपने को लगान देना है। जितनी जो ऐतिहासिक मूवी बनी है उनको देख लेना चाहिए, उससे क्या होगा कि इतिहास पर आपकी पकड़ मजबूत बन दूँ। आगे चलते हैं। ब्रिटिश लोगों ने पुर्तगालियों से क्या जीता, हारमुज जल संधि जीत लिया। क्यों जीता, पुर्तगाल की नौसेना से ज्यादा शक्तिशाली ब्रिटिश नौसेना थी, ये तो पहले से बता दिया ना। और डचों ने, डच कहाँ के, हालैंड के, डचों ने मलक्का जल संधि को छीन लिया। तो डच पहुंच गए कहाँ, मलक्का पर, और हारमुज पर कौन, ब्रिटिश। अब ये पहुंच गए, केवल कहाँ रहेंगे, पुर्तगाली भारत पर रहेंगे बस। दो एरिया उनके हाथ से चला गया, चला गया, छीन लिया। और आगे चलकर पुर्तगाली केवल कहाँ तक सीमित हो गए। और सन 1961 में भारत सरकार ने गोवा को क्या करा लिया, ये बात मैंने आपको शार्ट में समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, बढ़े आगे। ब्रिटिश एवं डचों के बीच, अब ब्रिटिश और डच के बीच भी आपस में युद्ध होगा। अभी दो कंपनियां आ गई, फिर एक के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। ब्रिटिश और डचों के बीच 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, लिखा था शायद मैंने। कौन सा युद्ध, ये भारत में होगा। कहां पर, जिसमें ब्रिटिश की विजय हुई, और डच कहां पहुंच जाएंगे, मसाला द्वीप इंडोनेशिया तक सीमित हो गए। आगे अब कौन बचे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कब आने वाले हैं, 1664 में आएंगे। अब उनके बीच में कौन सा युद्ध होगा, कर्नाटक में 3 युद्ध होंगे। तो कर्नाटक का युद्ध
कर्नाटक के स्थानीय राजाओं का युद्ध था, लेकिन उसमें दोनों कंपनियां दो पक्ष की ओर से शामिल हो गई। अब आप अपने दिमाग में लाओ, कर्नाटक मैंने दिखाया था तमिलनाडु के किनारे किनारे का हिस्सा, याद है? कर्नाटक का दिखाया था कि नहीं? और निजाम दिखाया था, निजाम जस्ट ऊपर हैदराबाद में, दिमाग में है पूरा। निजाम के बिल्कुल बगल में मराठा होंगे, निजाम के बगल में क्या? मराठा। और फिर मराठों के यहां पर चेन्नई है, कौन सा भाई? चेन्नई को बोलते हैं सेंट फोर्ट जॉर्ज की विलियम। अब देखो सेंट फोर्ट जॉर्ज मैंने 10 बार बोल दिया, कब बना? 1639 में। किसने बनाया? अंग्रेजों का। ये जॉर्ज है उनका, चलेगा? इसके नीचे में पांडिचेरी है, पांडिचेरी पर कौन रहेंगे? कौन से? फ्रांसीसियों का ये पांडिचेरी। अब देखो ये पांडिचेरी दिमाग में रहे, पांडिचेरी नीचे और सेंट फोर्ट जॉर्ज ऊपर। सेंट फोर्ट जॉर्ज यानी मद्रास, चेन्नई नहीं बोलेंगे अभी, क्या बोलेंगे उसको? मद्रास बोलेंगे। तो ये सेंट फोर्ट जॉर्ज है, जिसको मैं लिख देता हूं मद्रास। अरे एक ही पेन से हो गया क्या? एक, और नीचे में कौन सा है? ये पांडिचेरी है। दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में है, कभी भी टक्कर होगी, होगी ना? और यहां से लग करके ऐसा पूरा का पूरा क्या है? ये कर्नाटक है। कर्नाटक के ऊपर में यहाँ पर निजाम, और यहाँ से लेकर के ये पूरे मराठा। कौन से लोग हैं? मराठा। मराठा थोड़ा ऊपर रहना था, है ना? ये मराठा इधर, और ये वाला एरिया मैसूर का, और मैसूर के इधर में त्रावणकोर, ये मैसूर का हिस्सा है। ये मैसूर, ये मराठा। मराठा बहुत पावरफुल, पता है कि नहीं? और ये कौन है? निजाम को न जाने कितने बार हराएंगे वो। हाँ जी। मैसूर में यहाँ पर एक बंदरगाह है माहे, याद रहेगा? कौन सा बंदरगाह? अब यहाँ पर जो कहानी होगी माहे, मद्रास और पांडिचेरी की होगी। ये वाला हिस्सा क्या है? त्रावणकोर। ठीक, इतने पर सोचना है। निजाम और कर्नाटक, ये वाला एरिया कर्नाटक ना, के बीच आपस में जंग चलती रहती है। ऊपर में निजाम और नीचे में कौन है? कर्नाटक। इन दोनों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा, इन दोनों के तरफ से, एक एक के तरफ से दोनों कंपनियां शामिल हो जाएगी। ठीक, देखेंगे ऐसा ही।